छठे दौर का मतदान हो रहा है। इस दौर में बीजेपी के दिग्गज नेता मुकुल रॉय समेत 306 उम्मीदवारों की परीक्षा है और उनकी किस्मत दांव पर आज है। पूरी तरह से सुरक्षा के यहां पर इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 1071 कंपनियां यहां पर तैनात की गई है। इस फेज में सबकी नजर अगर कहीं पर टिकी है तो वो है मतुआ समुदाय, जो उत्तरी 24 परगना की 17 और नादिया की 9 सीटों पर खेल बनाने और बिगाड़ने का मादा रखते हैं। तो आपको बता दें, आज 43 सीटों पर छठे दौर का मतदान है। पश्चिम बंगाल में कुल 8 चरण में मतदान यहां पर हो रहे हैं। अब इसके बाद 2 चरण में मतदान होने वाला है। छठे दौर का मतदान है, काफी इंपॉर्टेंट अपने आप में कई मायनों में। 43 सीटों पर यहां पर वोट पड़ेंगे। दिग्गज जो आज हैं, जिनका एक तरह से कह ले जिनकी अग्नि परीक्षा होने वाली है, उसमें मुकुल रॉय जो कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के, वो एक सबसे बड़ा चेहरा है। टीएमसी की अगर हम बात करें तो टीएमसी में कई ऐसे चेहरे हैं जिसमें कि एक्टर टर्न पॉलिटिशियन कौसानी मुखर्जी जो हैं, उन पर भी सबकी नजर रहेगी। साथ ही साथ अगर मिनिस्टर्स की बात करें टीएमसी की तो ज्योति प्रिय मलिक, उनकी किस्मत भी दांव पर है। चंद्रिमा भट्टाचार्य वो हैं और सीपीआईएम लीडर तन्मय भट्टाचार्य। तो कई ऐसे नाम हैं जिसको लेकर के आपको हम बता दें कि सबकी नजर उन पर बनी हुई है। और हम सीधे चलते हैं, अपने हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सूर्यानी रॉय हमारे साथ बैरकपुर से है, इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं कृष्णानगर से और अनुपम है नादिया से। सबसे पहले आपसे इंद्रजीत जानना चाहेंगे कि जहां पर आप हैं, यानी कि नादिया, ये ऐसी जगह है जहां पर मतुआ समुदाय का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है और खास करके इस बार की यानी कि 6th फेज की वोटिंग में सबकी नजर अगर किसी पर है तो इन्हीं पर है। इस वक्त वहां क्या स्थिति, क्या कुछ खबरें? जी हाँ, बिल्कुल। छठा चरण का जो वोट दान है वो इस वक्त चल रहा है। मैं इस वक्त हूँ कृष्णनगर में और मैं कृष्णनगर दक्षिण कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूँ। हालांकि मुकुल रॉय जो है, जिसकी सबकी नजर जिनके ऊपर बनी हुई है, वो कृष्णनगर उत्तर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ है अभिनेत्री कौसानी मुखर्जी। आपको दिखा दें यहाँ पे कृष्णनगर दक्षिण जो सीट है वहां पे किस तरह का वोटर का तांता सुबह से लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी वोटर्स हैं उन सबके चेहरे पे मास्क है, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये कोरोना काल में हो रहा है। कोविड की परिस्थिति जो है वो हर दिन बदतर हो रही है पश्चिम बंगाल में। इनफैक्ट कल का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट में 10,000 से ज्यादा 24 घंटे में कोरोना की जो मरीज हैं वो पाए गए हैं, नए केसेस पाए गए। इसीलिए इलेक्शन कमीशन के और तरफ से काफी जो है सुविधा इस वक्त दी जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सभी के चेहरे पे मास्क है और हाथ में आप देख लीजिए इस तरह से जो ग्लव्स है वो दिया गया है, ताकि जब आप ईवीएम पे प्रेस करें बटन तब आपका डायरेक्ट हाथ उस पे ना आए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बार बार आशंका ये जताई जा रही है कि हो सकता है छठा, 7वां, 8वें चरण में लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, वो वोटिंग टर्नआउट है, वो कम हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग अस्पताल में भर्ती हैं, सेफ होम्स में है और जिस तरह से कोरोना बढ़ रही है लोगों में एक डर और खौफ भी है। लेकिन कृष्णानगर में बिल्कुल इंद्रजीत हम देख रहे हैं यहाँ पर सुबह से लाइन लग चुकी है। हम सीधे चलेंगे सूर्याग्नि के पास। सूर्याग्नि, आपके पास क्या कुछ खबर? बैरकपुर से आप मौजूद हैं, 7 बज चुके हैं, चुनाव शुरू हो चुका है, तस्वीरें दिखाएं। देखिए, तस्वीरें बहुत ज्यादा बयां करती है कि कितना उत्सुक है लोग यहाँ पे वोट देने के लिए। 7 बजे यहाँ पे वोटिंग शुरू हुई है और यहाँ पे काफी एक अच्छी भीड़ है। एक इंटरेस्टिंग चीज अगर हम दिखा दें आपको कि हर वोटर के मुंह पे मास्क है और मेजॉरिटी लोगों के हाथ में ग्लव्स दिए जाते हैं और वो पहन भी रहे हैं। ये जब आप बूथ के अंदर जाओगे तो तब आपको एक मास्क, एक ग्लव्स दिया जाएगा, ताकि वोटिंग के दौरान आप जब आप ईवीएम को टच करो आप थोड़ी सुरक्षा शायद आपको मिल जाएगी। लेकिन एक चीज शायद ईसीआई को देखनी चाहिए थी कि यहाँ पे क्योंकि इतनी ज्यादा टर्नआउट हो चुकी है, शायद सोशल डिस्टेंसिंग उस हिसाब से ईसीआई या फिर यहाँ के जो अथॉरिटीज है उन्होंने किया है नहीं। भीड़ है, लोग वोट देने आ रहे हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन उससे भी अच्छा साइन ये है कि सभी को ग्लव्स दिया जा रहा है। देखिए, आप सभी के हाथों में ग्लव्स है। और अगर पॉलिटिकल इक्वेशन की बात करें हम, तो बैरकपुर ये पूरा इलाका जो है
2019 के बाद से पॉलिटिकली बहुत ही एक्टिव हुआ था। पॉलिटिकल वायलेंस अगर पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा किसी बेल्ट पे हुआ था तो ये भाटपारा, जगदल, नईहाटी, बैरकपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो अर्जुन सिंह का घर माना जाता है, वहां पे हुआ था। तो ये चुनाव बिल्कुल हम जानेंगे, राजनीतिक समीकरण भी यहाँ जानेंगे और किस तरह का इतिहास रहा है वो भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल चूंकि अभी मतदान अभी शुरू हुए हैं तो इसलिए हर इलाके का हाल जान लेते हैं। हम अनुपम मिश्र हमारे साथ उत्तर दिनाजपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, आप सुबह सुबह की तस्वीरें जरा दिखाएं, क्योंकि 10,000 से ज्यादा मामले वहां पर कोरोना के सामने आ चुके हैं पश्चिम बंगाल में। क्या अभी भी लोग उतने ही उत्साहित दिख रहे हैं जिस तरह से पहले और दूसरे फेज में दिख रहे थे? जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ी तस्वीरें अगर आपको दिखाएं। उत्तर दिनाजपुर के रायगंज में हैं हम इस वक्त, और रायगंज में अगर कोरोना की मैं बात करूं तो कोरोना पिछले 24 घंटे में सिर्फ उत्तर दिनाजपुर में लगभग 200 के आसपास कोरोना के मरीज पाए गए हैं और रायगंज में ही 35 के आसपास कोरोना के मरीज मिले हैं। और जो टेस्ट हो रहा है वो जो भी टेस्ट हो रहे हैं हर 5वां व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। तो ऐसे में जो टर्नआउट है वो जो हम देख रहे हैं अभी तक अच्छा टर्नआउट है। सुबह के वक्त काफी अच्छी लंबी खासी भीड़ हमें देखने को मिल रही है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी हो रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर ईसीआई की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ आप देखिए, यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग का है इंतजाम है, मास्क रखा गया है, सैनिटाइजर रखा गया है। तो जो पुख्ता इंतजाम होने चाहिए वो इंतजाम है। लोगों में जागरूकता भी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए वैसा नहीं है। उसकी वजह भी है कि एक बूथ में इतने लोग अगर आ जाएं तो उसमें जगह कम पड़ जाती है। कोशिश जरूर होनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग 6 गज की दूरी का पालन हो। बिल्कुल। ऑक्सीजन की कमी का असली कारण क्या है ये समझने की भी जरूरत है, क्योंकि हाहाकार और संकट के बीच अगर संकट के सही कारणों पर फोकस होगा तो संकट का समाधान आसानी से निकलेगा। आज तक ने एक ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए ये डिकोड करने की कोशिश की है कि ऑक्सीजन की कमी के पीछे इसकी टूटी फूटी सप्लाई चेन का कितना बड़ा हाथ है। 7 मिनट में गाड़ी खत्म हो जाती है। मेरे पास तो अभी आधे घंटे का ऑक्सीजन शॉर्टेज है, अरेंज करना पड़ रहा है, सप्लाई मिल नहीं रही प्रॉपर। हॉस्पिटल की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए हॉस्पिटल एडमिशन नहीं ले पा रहे। दिल्ली के एक ऑक्सीजन सप्लायर के दुकान के बाहर लगी ये भीड़ बेचैन है। किसी को अपने अस्पताल के लिए, किसी को घर में मरीज के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन सांसें उधार भी नहीं मिल पा रही। ऑक्सीजन मिल पा रहा है आपको? अभी तो मैं लेने आया हूँ। किसके लिए ले रहे हैं? मौसी के लिए अपने। उनका मतलब घर पर ही रखकर इलाज? हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रहा है ऑक्सीजन। जो हमारे एम्प्लॉयज हैं 18 डेज हो गए हैं, अभी तक हम लोग नहीं सोए हैं और हम अपनी 3 गाड़ियां चला रहे हैं। यहाँ पे डे एंड नाइट गाड़ी चला रहे हैं। हम पेशेंट को सर्व कर रहे हैं। जीटीबी हॉस्पिटल के रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे लोग आते हैं और वो कहते हैं कि भैया आप हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर भर दीजिए और हमको अपने पेशेंट की जान बचानी है। निजी अस्पतालों से कोरोना पेशेंट्स को भर्ती करने को तो कह दिया गया, लेकिन गंभीर रूप से पीड़ितों के लिए ऑक्सीजन जुटाने इन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोग को मैनेज करना। हम लोग पेशेंट्स को बता रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो प्लीज आप लोग अरेंज कर सकते हैं तो आप लोग कहीं से अरेंज करके हमें भी प्रोवाइड कर दीजिए ताकि हम पेशेंट की जान बचा सकें। वी आर ऑल्सो हेल्पलेस। हम लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं वी ओनली नोज। और गवर्नमेंट इज नॉट विद अस। किसी भी तरीके की जितनी भी चीजें कही जा रही हैं ऑल आर फेक। कुछ भी कोई सपोर्ट नहीं है किसी भी तरीके का गवर्नमेंट की तरफ से और कहीं से भी। हम लोग खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद जाके सिलेंडर्स ढूंढ रहे हैं और ढो रहे हैं ले जाके अपने पेशेंट्स को, ताकि हमारे पेशेंट्स रिवाइव करें, उनको हम बचा सकें, उनकी जान बचा सकें। कितने पेशेंट हैं हॉस्पिटल में? हम वी हैव 34 पेशेंट्स इन आवर हॉस्पिटल। हाँ यस, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स। सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए उद्योगों को ऑक्सीजन देने पर रोक लगा दी है। इसके तहत अब केवल 9 जरूरी इंडस्ट्रीज को ही ऑक्सीजन सप्लाई जारी है। रिलायंस, टाटा स्टील, सेल, जिंदल स्टील ने कोविड के इलाज के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी है। सहकारी समिति इफ्को ऑक्सीजन के प्लांट लगा रही है, जहां से अस्पतालों को मुफ्त ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। साथ ही जरूरतों को पूरा करने के लिए 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन के आयात का फैसला किया गया है। आपको ये भी समझाते हैं कि मांग में कितनी बढ़ोतरी हुई है। कोरोना से पहले लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी एलएमओ की मांग औसतन 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी।
कोरोना की पहली लहर में ये मांग 2800 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई और दूसरी लहर में ये 5000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई। कह रहे सिलेंडर का अरेंज आप खुद करो, तब हम आपके पेशेंट को लेंगे। अपना सिलेंडर लेकर आओ तब हम पेशेंट को लेंगे। हमारे पास सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है, आप ऑक्सीजन की व्यवस्था खुद करके लेके आओ, उसके बाद हम सिलेंडर देंगे। जीटीबी हॉस्पिटल सिलेंडर लेके हमारे पास भेज रहा, फिल कराना है। नोएडा से 3 हॉस्पिटल के पेशेंट्स खुद सिलेंडर लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हॉस्पिटल ने बोला हमें आप गैस रिफिल करा के आ जाइए। पर यहाँ हम आपको ये भी समझा दें कि पूरी क्षमता पर भारत का रोजाना ऑक्सीजन उत्पादन उसकी सप्लाई से कहीं अधिक है। 12 अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार देश में रोजाना की उत्पादन क्षमता 7287 मीट्रिक टन है और रोज की खपत 3842 मीट्रिक टन। मांग 5000 मीट्रिक टन पहुंचने के बावजूद डिमांड उत्पादन क्षमता से कम है। फिर समस्या कहां है? गाजियाबाद प्लांट से आती है सप्लाई, स्टाफ लगा रखा है डे एंड नाइट, वहाँ से काफ़ी सपोर्ट है, आ रही है। और हमने प्रायोरिटी बनाई है, पहले एम्बुलेंस के बाद जो इंडोर पेशेंट हैं हॉस्पिटल हमारे अपने, उनको, फिर जो एंड यूजर जो भीड़ जहाँ लगी हुई है उसको। लोग भी पेशेंट्स के लिए ही आ रहे हैं कि घरों में पेशेंट हैं तो उनको? बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्राउड होता है। जैसी गाड़ी आती है हमारी, हम यहीं से ही सप्लाई कर देते हैं। कितनी देर में एक गाड़ी आपकी आकर? ये एक नॉट मोर देन 7 मिनट्स, नॉट मोर देन 7 मिनट में गाड़ी खत्म हो जाती है। देश में मेडिकल और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का मौजूदा स्टॉक 50,000 मीट्रिक टन है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ग्रेड में परिवर्तित करने के लिए उसे 93% तक प्यूरिफाई करना होता है। दरअसल दिक्कत है ऑक्सीजन को निर्धारित अस्पतालों तक पहुंचाने की। कुल मिलाकर 3 समस्याएं। लिक्विड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उतनी संख्या में क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध नहीं है। संक्रमण का पैमाना बड़ा है और एक साथ कई अस्पतालों में कमी हो रही है। सिलेंडर और साथ में इस्तेमाल के लिए लगने वाले उपकरणों की किल्लत है। ये ऑक्सीजन की कमी है या फिर सिलेंडर्स और ये जो नहीं, ऑक्सीजन की तो प्रोवाइड हो रही है जितना हम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। फ्लोमीटर की थोड़ी सी कमी है। ये फ्लोमीटर है, दिस इज द फ्लोमीटर रेगुलेटर, जिसको किट बोलते हैं, असेंबली बोलते हैं। और इसमें मास्क लगता है, यहाँ से लगता है। अगर किसी के पास सिलेंडर है और नॉब नहीं है, ये किट नहीं है, तो इट इज आल्सो यूजलेस, क्योंकि ये मेन मीडिया है टू गेट दी इनहेलेशन ऑक्सीजन। मतलब सिर्फ सिलेंडर से काम नहीं है, ये चीज सिलेंडर में तो कोरोना के खिलाफ जंग में न दवाई मिल रही है और न ही ऑक्सीजन। मरीजों की सांसें अटकी हुई है। कोरोना काल में सिस्टम बीमार और लाचार नजर आ रहा है। तकरीबन सभी राज्यों में हालात कुछ ऐसे ही हैं। शहर शहर कोरोना का कहर अब और खौफनाक रूप ले चुका है। कोरोना संक्रमण में सांसों को चलाए रखने वाली ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है। दिल्ली, मुंबई, पटना, कानपुर, प्रयागराज समेत तमाम शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत जानलेवा साबित हो रही है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में मरीजों से कहा जा रहा है कि अगर उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो उन्हें भर्ती नहीं किया जाएगा। ऑक्सीजन है अस्पताल में? नहीं, वो मना कर रहे, डॉक्टर ही मना कर रहे, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ तो आपको रूम मिल जाएगा। रूम क्या, स्ट्रेचर पे ही लेटा रखे हैं। एक ऑक्सीजन से अभी मैं देख कर आई हूँ 3-3 लोग, डॉक्टर कह रहे देखो, खुद देखो, 3-3 लोग ऑक्सीजन ले रहे एक सिलेंडर से। बहुत बुरा हाल है। जीटीबी अस्पताल में देर रात ऑक्सीजन लेकर आए टैंकर से थोड़ी राहत मिली। दूसरी तरफ दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल ने अल्टीमेटम दे दिया है। अगर उन्हें कुछ घंटों में ऑक्सीजन नहीं मिली तो मरीजों की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। अभी हमारे पास अगले 6-7 घंटे के लिए है, 6 घंटे के लिए समझो। ज्यादा फिर एक्चुअली क्या होगा कि 4 घंटे बाद प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाएगा, हमें वेंटिलेटर चलाना मुश्किल हो जाएंगे। तो उसके लिए फिर मैनुअल करना पड़ता है या सिलेंडर से वो पूरा नहीं पड़ता है, फिर वो मुश्किल हो जाती है। पर 5-6 घंटे बाद ऑक्सीजन रहेगी नहीं, इसलिए हमें इस वक्त बहुत जरूरी है कि हमें मिनिमम 5000 लीटर ऑक्सीजन चाहिए।
ले जाएंगे? सिलेंडर का आप इंतजाम तो मैं कहाँ से करूँ? जब कहीं मिल रहा हो बताइए, मैं ले हॉस्पिटल में है ना, आप लोगों के पास है, गवर्नमेंट को क्या, हमसे क्या मतलब? पैसा खर्चा है। मरीज बेबस हैं और डॉक्टर लाचार। कानपुर में ऑक्सीजन की किल्लत मासूमों की जान पर बनाई है। प्राइवेट नर्सिंग होम के आईसीयू में भर्ती बच्चों को हटाया जा रहा है क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। वहीं माँ बाप एम्बुलेंस ड्राइवर से गुहार लगा रहे हैं कि वो उनके बच्चे को घर या दूसरे अस्पताल तक छोड़ दे। एम्बुलेंस ड्राइवर बिना ऑक्सीजन बच्चे को ले जाने को तैयार नहीं है। सर गाड़ी है, ऑक्सीजन नहीं है, कहाँ से लाएं हम? शहर के अंदर ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, कहीं भी जाते हैं लाइफ केयर हर जगह भटक चुके हैं, कहीं ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। सभी एम्बुलेंस में पूरे शहर का यही हाल है, किसी एम्बुलेंस वाले के पास ऑक्सीजन नहीं है, कहाँ से लाएंगे? प्रयागराज में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। नैनी इलाके में बने प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन लेने वालों की भारी भीड़ है। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल तो रहा है, लेकिन बार बार बिजली कटने की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने में देरी हो रही है। कानपुर से रंजय सिंह, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कोरोना से जुड़ी हुई लगातार कोरोना के कहर से पूरा देश करा रहा है। हालत जैसे बन गई है वो अपने आप में बेहद चिंताजनक है। आपको बता दें, उससे यही लग रहा है कि आज देश में कोरोना के नए केस 3 लाख को भी पार कर जाएंगे। जी हां, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा केसेस यहां पर सामने आए हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए संक्रमण की रफ्तार जो है वो तेज होती चली जा रही है। एक दिन में उत्तर प्रदेश में महज एक दिन में 33,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दिल्ली में भी कोरोना बेकाबू है। राजधानी में फिर से नए मामले 24,000 से ज्यादा आ चुके हैं। कल ही 28,000 के आसपास मामले सामने आए थे दिल्ली में और आज 24,000। महाराष्ट्र ने राज्य में जारी कोरोना प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया है। आपको बता दें, राज्य के ब्रेक द चेन पाबंदियों में कई और नियम जोड़ दिए गए हैं, जिसके बाद वहां पिछले साल के संपूर्ण लॉकडाउन जैसी स्थिति लागू हो गई है। सख्तियां लागू हो गई है। पाबंदियों की नई किश्त आज रात 8 बजे से अमल में लाई जाएगी। कोरोना के कहर के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार का ब्रेक द चेन अभियान धीरे धीरे संपूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ चला है। कड़े प्रतिबंधों का फैसला तो उद्धव ठाकरे की कैबिनेट ने मंगलवार को ही ले लिया था, लेकिन बुधवार को निकले आदेश के मुताबिक 22 अप्रैल रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक सख्ती की नई डोज दे दी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना देश में सबसे प्रचंड हालात में है। वहां सबसे ज्यादा रोजाना नए मामले आ रहे हैं और मौतें भी सबसे ज्यादा हैं। पिछले हफ्ते जब 15 दिनों का ब्रेक द चेन लगाया गया तो उद्धव सरकार ने एक तरह की स्वैच्छिक तालेबंदी की थी, लेकिन जमीनी असर न होता देख सरकार सख्ती के मूड में आ गई है। गुरुवार से लागू नए नियम के मुताबिक आपात सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दफ्तरों, चाहे वो केंद्र के हों, राज्य के हों या स्थानीय प्रशासन के, सभी को 15% क्षमता के साथ काम करना होगा। पहले ये सीमा 50% थी। किसी शादी समारोह को सिर्फ 2 घंटे में पूरा करना होगा और उसमें शामिल होने की इजाजत 25 लोगों को ही मिलेगी। नियम तोड़ने वाले को 50,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। आपात स्थिति में बसों को छोड़कर अन्य निजी गाड़ियां ड्राइवर समेत 50% क्षमता के साथ चलेंगी और उन्हें एक शहर से दूसरे शहर जाने की इजाजत बेहद जरूरी परिस्थितियों में ही होगी। निजी बसें 50% क्षमता के साथ चलाई जा सकेंगी, लेकिन एक शहर में अधिकतम 2 स्टॉपेज होंगे और बस ऑपरेटर को यात्री के हाथ पर 14 दिन क्वारंटीन का स्टैंप लगाना होगा। लोकल मेट्रो और मोनो रेल के इस्तेमाल की इजाजत सिर्फ आपात सेवाओं में शामिल लोगों को होगी। ये नियम साफ तौर पर पिछले साल के लॉकडाउन में बरती गई सख्ती जैसे हैं। महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने की नसीहत दे चुके हैं। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है। महाराष्ट्र के हालात खराब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अभी तक के सारे उपाय जब नाकाफी हैं, तो क्या आने वाले 10 दिनों की सख्ती से कोरोना काबू में आएगा?
कोरोना काबू में आया तो ठीक, नहीं तो आगे का कदम क्या होगा। सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र के नासिक में कल ऑक्सीजन संकट ने 22 लोगों की जान ले ली। अस्पताल में जान बचाने के लिए भर्ती मरीजों ने लापरवाही की वजह से दम तोड़ दिया। काय करू रे प्रकाश प्रकाश आता नंतर सकाळी येऊन पेशंट आहे क्रिटिकल, वरती आलो तर बघतो काय उठून आहे शून्य। कौन इस गुस्से का जवाब देगा? कौन इन आंसुओं का हिसाब देगा? लोगों की किसे परवाह है? लोगों की किसे कद्र है? अगर होती तो 22 लोग इस तरह से तड़प तड़प कर न मरते। डेथ टोल 22 है। वो इस अस्पताल में जो टाँकी बिठाई गई थी, उस टाँकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया। इस वजह से इन्वेजिव वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वो टाँकी इमीडिएटली एक आधे घंटे के अंदर भी शुरू हो गई। वो अभी उसी टाँकी से सप्लाई हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो प्रेशर कम हुआ उस वजह से यह हादसा हुआ। 22 लोगों की सांसें छीन ली, लेकिन सिस्टम के लिए ये हादसा है और सिर्फ मौत का आंकड़ा। इससे ज्यादा कुछ उम्मीद मत करो, क्योंकि ये सोचकर ही गुस्सा आएगा कि जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां ऑक्सीजन की कमी से जान जा रही है, और जहां ऑक्सीजन है वहां ऑक्सीजन की लीकेज ने मार डाला। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में जब ऑक्सीजन टैंक से लीकेज हुआ, उस वक्त अस्पताल में 157 कोविड मरीज भर्ती थे। इन 157 लोगों में 131 ऑक्सीजन पर थे, 15 वेंटिलेटर पर थे, और इनमें 63 मरीज ऐसे थे जो बहुत क्रिटिकल थे, एक एक सांस के लिए जूझ रहे थे। सोचिए, ऐसी हालत में ऑक्सीजन की सप्लाई अगर किसी भी अस्पताल में रुक जाए तो क्या होगा। वही नासिक के इस अस्पताल में हुआ। 12:30 बजे के करीब ऑक्सीजन टैंक का एक सॉकेट टूटा और लीकेज शुरू हो गया। इसे ठीक करने के लिए मैकेनिक बुलाए गए, लेकिन जब तक अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए दूसरी व्यवस्था की जाती, जब तक भर्ती मरीजों को निकाला जाता, तब तक 22 मरीज दम तोड़ चुके थे। यांच्याकडे ऑक्सिजन नाही, काल रात्रीपासून यांच्याकडे। आता नंतर सकाळी येऊन पेशंट आहे क्रिटिकल, वरती आलो तर बघतो काय उठून आहे शून्य। कुठे पुरं हॉस्पिटल फिरलो मी, मला उठू कुठंच भेटला नाही। आणि 5-10 मिनिटात त्यांची लाईन लीक झाली, ओटू नंतर लाईन लीक झाली। काय सांगायला बाकी काय राहिलं, परिस्थिती त्याची तब्येतीत सुधारणा होती, स्टेबल होता। माझा भाऊ बरा झालेला परत गेला, नहीं रहा वो। रिफिलिंग करते वक्त जो लीकेज हो गया, उसके वजह से बहुत सारे जो हमारे वेंटिलेटर पर जो हमारे पेशेंट्स थे, उन लोगों का ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाने की वजह से उन लोगों की मृत्यु हो गई है। अस्पताल के जिस टैंक से लीकेज हुआ, वो 13,000 लीटर का टैंक अभी 20 दिन पहले ही लगाया गया था। इससे कोविड के गंभीर मरीजों की जान बचानी थी, लेकिन लीकेज ने 22 मरीजों की जान ले ली। सरकार की बेजवाबदारी के कारण ये मृत्यु ने हत्या है। 22 मार्च को मैंने नासिक मेयर के साथ में यहाँ पर विजिट की थी, म्युनिसिपल कमिश्नर, सिविल सर्जन को वार्न किया था। 22 लोगों की हत्या के लिए तुरंत क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी ने इसे हादसा नहीं हत्या कहा है। इसकी जांच के आदेश भी सीएम ने दे दिए हैं, लेकिन हादसे पर जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। जो मिसहैप वहाँ पर हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और लीकेज वॉल से लीकेज हुआ और वॉल का लीकेज के वजह से प्रेशर ड्रॉप हो गया, और प्रेशर ड्रॉप के वजह से कुछ ये जो इंसिडेंट हुआ है या मिसहैप हुआ है, ये कैजुअलिटीज हुई है, ये हुई है। मैं वहाँ पर वो ये जो हॉस्पिटल है ये महानगर पालिका का हॉस्पिटल है, यानी महाराष्ट्र में जैसा कि महानगर पालिका का हॉस्पिटल अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास होता है, और मुझे लगता है कि वहाँ के कमिश्नर से मेरी बात हुई और अभी स्थिति ठीक है। वहाँ के जो लोकल गार्डियन मिनिस्टर है मिस्टर भुजबल वहाँ पर गए हैं, और मैं और एफडीए मिनिस्टर भी हम वहाँ पर जा रहे हैं।
राज्य सरकार ने कह दिया कि ये तो महानगर पालिका का अस्पताल था, उन्हीं की सीधी जिम्मेदारी है। बीजेपी ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया तो विरोधी बीजेपी पर सवाल कर रहे हैं। जो जाकिर हुसैन हॉस्पिटल है ये महानगर पालिका के कार्यक्षेत्र में आता है और महानगर पालिका में जो शासन है वो भारतीय जनता पार्टी का शासन है। जो टैंक में लीक हुआ ऑक्सीजन, वो टैंक भी हाल ही में बिठाया गया था और वो भी महानगर पालिका ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के देखरेख में उसको बिठाया गया था। तो इसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। जो एजेंसी ऑक्सीजन लेके आ रही थी वो एजेंसी की नियुक्ति भी महानगर पालिका ने की थी। तो इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लेनी चाहिए, पार्टी ने लेनी चाहिए। एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने और खुद को बचाने के बीच सवाल तो यह है कि लोगों को इस बेरहमी से कौन बचाएगा कि कभी ऑक्सीजन की कमी से जाने जा रही हैं, कभी दवाओं की कमी से जाने जा रही हैं, कभी इस तरह के लीकेज से मौत हो रही है। प्रवीण ठाकरे, नासिक, आज तक। और आपको बता दें कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के रवैये पर हैरानी जताई है। कोर्ट ने मैक्स अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि सरकार इंडस्ट्री को ऑक्सीजन की सप्लाई फौरन रोक दे, क्योंकि ऑक्सीजन पर पहला हक मरीजों का है। ऑक्सीजन के मामले में अदालत आज भी सुनवाई करेगी। गिड़गिड़ाइए, उधार लीजिए या फिर चोरी करिए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आइए। हम मरीजों को मरते नहीं देख सकते। बुधवार को दिल्ली के कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की तत्काल जरूरत के संबंध में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कड़ी टिप्पणी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि कोविड-19 के गंभीर रोगियों का इलाज कर रहे दिल्ली के हॉस्पिटल को किसी भी तरीके से ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। हैरानी जताते हुए अदालत ने यह भी कहा कि केंद्र हालात की गंभीरता को क्यों नहीं समझ रहा। अदालत ने नासिक में ऑक्सीजन से हुई मौतों का जिक्र भी किया और कहा कि उद्योग ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कई दिनों तक इंतजार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मौजूदा स्थिति बहुत नाजुक और संवेदनशील है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, अगर टाटा कंपनी अपने ऑक्सीजन कोटे को डाइवर्ट कर सकती है तो दूसरे ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या इंसानियत की कोई जगह नहीं बची है? यह हास्यास्पद है। इसका मतलब है कि मानव जीवन सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। दरअसल एक तरफ अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने से लोगों की मौत हो रही है, राज्य केंद्र में झगड़ा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्टील के प्लांट में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इस पर न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह केंद्र सरकार के कंधों पर है। जरूरत है तो स्टील और पेट्रोलियम समेत सभी उद्योगों की सारी ऑक्सीजन की आपूर्ति चिकित्सीय उपयोग के लिए की जा सकती है। अदालत ने दिल्ली के मैक्स अस्पताल की अर्जी पर भी सुनवाई की, जिसने 1400 कोविड मरीजों को बचाने के लिए अदालत का रुख किया। अस्पताल ने दावा किया कि उसके पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। इस पर अदालत ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि उनके आदेश पर अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं दी जा रही। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जिन 5 ब्रांच का मैक्स ने जिक्र किया है, उनमें तुरंत ऑक्सीजन बिना देर किए पहुंचाई जाए और उन लोगों की जिंदगी को बचाया जाए जो फिलहाल अस्पतालों में भर्ती हैं। जीने का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको डिमांड और सप्लाई का कोई अंदाजा क्यों नहीं है। फिलहाल कोर्ट ने बोला है केंद्र सरकार को कि वो दिल्ली सरकार को 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देगी। कोर्ट इस बात से बेहद नाराज था कि एक दिन पहले ही कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी अस्पतालों के पास जो सप्लाई पहुंचनी चाहिए ऑक्सीजन की, उतनी सप्लाई नहीं पहुंच पाई है। कोर्ट ने कहा कि लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार की पहली जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि उन लोगों को ऑक्सीजन मिले जो अस्पताल में कोविड से पीड़ित हैं। अदालत ने केंद्र को ऑक्सीजन जल्द से जल्द अस्पतालों में भेजने के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाए जाने और जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट करवाने को भी कहा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अदालत अब औद्योगिक फैक्ट्रियों को हो रही ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकने या कम करने की तरफ बढ़ेगी? क्या ऐसा संभव है? ये बड़ा सवाल है। दिल्ली से पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।